हेलो दोस्तों, मैं अजय राजपूत आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल एग्जाम 2026 के संदर्भ में डिस्कस करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश लेखपाल एमसीक्यू कंप्लीट 100 क्वेश्चन टेस्ट विथ डीआई आज हम लोग लगाने वाले हैं और ये सेट नंबर 4 होगा। इससे पहले 3 सेट जो है आपके चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करिए और उसको भी आप लोग देख लीजिए। और ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिहाज से 100% उपयोगी सिद्ध होंगे। आप लोग एग्जाम देंगे जब ना, तब आपको ये बात समझ में जरूर से आ जाएगी। ठीक है, आपको ये वीडियो हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी जब तक लेखपाल का एग्जाम नहीं हो जाता है। इसी तरह की वीडियो को और देखना चाहते हैं तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही बेहतरीन वीडियो आपके एग्जाम प्रिपरेशन में 4 चांद लगाती रहे। ठीक है, यदि आपने अभी तक पेन और कॉपी लेके नहीं बैठा है तो पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए। जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आए, वीडियो को रोक कर जरूर उसे पुनः देख लें और उसे नोट कर लें। ठीक है ना, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो क्या लोथल था, मोहनजोदड़ो था, कालीबंगा था, धौलावीरा था? क्या उत्तर होगा आपका? इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, धौलावीरा आपका सही आंसर हो जाएगा। धौलावीरा कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, जो कच्छ के रण के मध्य स्थित है और खादिर में स्थित कहता है। खादिर द्वीप है, उसी में स्थित है। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित था। और धौलावीरा की खोज की बात करें किसने किया था तो 1967 से 1968 के बीच जेपी जोशी ने किया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। धौलावीरा में एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिलता है। किसका साक्ष्य मिलता है? विशाल जलाशय का साक्ष्य मिलता है। देखिए, ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही और हमारे द्वारा इसका जो एनालिसिस किया जा रहा है वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जरूर से इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा क्या बनेगा? तो मैं आपको हिंट के लिए बता रहा हूं, 1333 ईस्वी में ये आया था। उस समय आप समझिए जरा, दिल्ली सल्तनत था। कौन था? दिल्ली सल्तनत। उस दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था? आप लोग ये बताएं। चलिए मैं वही बता देता हूं। इस प्रश्न का उत्तर बनेगा मोहम्मद बिन तुगलक। कौन बनेगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ये बात याद रखिएगा। और इब्न बतूता कहां का निवासी था? तो उत्तरी अफ्रीका मोरक्को का निवासी था। कहां का था? उत्तरी अफ्रीका मोरक्को का निवासी था। ये दिल्ली सल्तनत मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इसे काजी नियुक्त किया गया था। और इसके संदर्भ में अन्य बात करें तो इसका एक वृत्तांत है जिसका नाम है रेहला। क्या नाम है? रेहला। एक प्रसिद्ध ग्रंथ है ये, जो इन्होंने लिपिबद्ध किया था। ठीक है ना, तो ये बात भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है, तो वो कौन सा आंसर होगा? तो इस प्रश्न का जो सबसे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, रेलवे। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? कह रहा है सिपाही विद्रोह हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो आप सभी जानते हैं 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के रूप में जाना जाता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये सिपाही विद्रोह जो है किस तारीख को प्रारंभ हुआ था? किस तारीख को? मैं बता दूं सिपाही विद्रोह का कारण क्या था। तो वो गाय की चर्बी व सुअर की चर्बी लगी कारतूस को हिंदू और मुसलमानों ने इनकार कर दिया था और वो भड़क उठे थे अंग्रेजों के ऊपर कि इस तरह का घिनौना कार्य हमारे साथ क्यों किया जा रहा है। इसी का परिणाम था 1857 की क्रांति। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। और एक बात और आपको याद रखना है कि किस राइफल का प्रयोग किया गया था? तो एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था। किस राइफल का? एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। तो ध्यान पूर्वक देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या बतलाता है। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता किया था? मुसलमान की बात कर रहा है, कौन मुस्लिम था जो अध्यक्षता किया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा 5 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बनेगा, बदरुद्दीन तैयब जी। कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और बात करें कब बने थे तो 1885 में ह्यूम के द्वारा जब कांग्रेस की स्थापना की गई थी तो उसके संदर्भ में उस समय अध्यक्ष जो बने थे बिमल चंद्र बनर्जी बने थे। और सन 1887 के मद्रास अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता ग्रहण किए थे। ये बात याद रखेंगे। कब बने? 87 में। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 85 में।
ठीक है ना। किसने किया? ओ ह्यूम ने किया। बट अध्यक्षता पहली बार किसने किया? विमर्शचंद्र बनर्जी ने किया था, ये बात ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? संविधान की मुख्य विशेषता कह रहा है नहीं है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा, क्या त्रिस्तरीय सरकार व्यवस्था है? क्या नहीं है? क्या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार व्यवस्था नहीं है? क्या राजनीति निषेध सिद्धांत व्यवस्था नहीं है? क्या सबसे छोटी लिखित संविधान है? बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बाकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की। त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो पूर्ण राज्य का त्रिपुरा को दर्जा कब दिया जाता है? 1972 में दिया गया। कब दिया गया? 1972 में दिया गया, ये बात आपको ध्यान रखना है। त्रिपुरा सबसे पहले 1 जुलाई 1963 को एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था, जिसे 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। त्रिपुरा की राजधानी कमेंट करके बताएंगे आप लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सरल सा आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 38 की बात करें तो इसमें राज्य द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने की बात की गई है, और इसी तरह से 44 की बात करें तो समान नागरिक संहिता की बात की गई है, और इसी तरह से 48 और 48A में किस बात का उल्लेख किया गया है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसमें किस बात का उल्लेख किया गया है 48 व 48A में। देखिए, हमारे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे तो आप लोगों की तैयारी और अच्छी होगी, क्योंकि आप एक क्वेश्चन खोजने जाओगे तो आपका जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन तैयार होने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, इसलिए प्लीज हमारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग करते रहेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है? ग्रहों का आकार जो पूछा है वो अवरोही क्रम पूछा है, तो अवरोही क्रम में कौन सा होगा? देखिए, क्या मंगल के बाद पृथ्वी है? क्या शनि उसके बाद आता है अवरोही क्रम में? यानी बड़े से छोटे की बात हो रही है, तो यानी पहला ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन बृहस्पति के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद शनि, बिल्कुल गलत, क्योंकि शनि पहले होगा फिर यूरेनस होगा। बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल, बुध, बिल्कुल सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध दिया गया है, बीच के ग्रहों को दिया ही नहीं गया, तो उससे क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ग्रेनाडा स्थित है, ग्रेनाडा स्थित है, ये कहां स्थित है ग्रेनाडा? ग्रेनाडा एक देश है दोस्तों, क्या है? एक देश है, ये बात पहले आप लोग याद रखेंगे, और ये कैरेबियन सी में आता है। कैरेबियन सी अगर पूछा जाए किस महासागर में आता है तो अटलांटिक महासागर में आता है, और अटलांटिक महासागर की आकृति पूछे तो यस आकार का अटलांटिक महासागर है, जो कितने महाद्वीपों को स्पर्श करता है? देखिए, ऊपर से अटलांटिक को स्पर्श करता है, नीचे से अंटार्कटिका को स्पर्श करता है। अगर कहा जाए नीचे से देखा जाए तो बाईं तरफ जो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है, और दाईं तरफ जो है यूरोप और अफ्रीका है। इतने महाद्वीपों को स्पर्श करता है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके संदर्भ में क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा बैनेट ने किया था, ये बात आपको ध्यान रखना है। किसने किया था? बैनेट ने किया था। और पूछा जाए कब किया गया था तो 1976 में किया गया था। 1976 में ये बात इन्होंने की थी, अवधारणा प्रस्तुत किया था लोगों के सामने, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो अधिनियम पारित होने की तिथि आपसे पूछा जा रहा है, तो 1986 में यह अधिनियम बनाया गया था, ठीक है ना, ये बात याद रखेगा। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछे तो आपसे 1972 में, और जैव विविधता अधिनियम पूछा जाए आपसे तो 2002 में पारित किया गया था। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या मैंने बताया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86 में, 1986, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, और जैव विविधता अधिनियम 2002 में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है वन जैव विविधता संस्थान कहां पर स्थित है? वन जैव विविधता संस्थान कहां स्थित है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा वो कहां बनेगा? वन जैव विविधता संस्थान की बात कर रहा है, तो वो हैदराबाद में है। कहां है? हैदराबाद में। जबकि यही बात करता भारतीय वन्य जीव संस्थान कहां है? देहरादून में है। और भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहां है? तो वो कोलकाता में है। कहां पे है? कोलकाता में। आप लोग कमेंट करके बताएंगे देहरादून में क्या है।
इस प्रश्न का इंतजार रहेगा हमें, ठीक है। और एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान पूछता है, भोपाल में है, ठीक है ना। कहाँ है? वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। और राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो नीरी वाला है वो नागपुर में है। कहाँ है? नागपुर में। और इसी तरह से एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो सकता है, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है? तो वो देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में। आप लोग याद रखिएगा। आप लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जन का एक स्रोत है? मीथेन उत्सर्जन का वायुमंडल में स्रोत क्या है वो पूछ रहा है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा आर्द्र भूमि। कौन बनेगा? आर्द्र भूमि मीथेन रिलीज करता है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। और वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का 76% भाग किससे होता है? सिर्फ आर्द्र भूमियों से होता है। 76% भाग मीथेन उत्सर्जन में आर्द्र भूमियां, आर्द्र भूमि मतलब ऐसी भूमि जो जलमग्न हो, ऐसी भूमि जो जलमग्न हो, जलमग्न के साथ साथ दलदली भी हो, वो सभी भूमियों को आर्द्र भूमि का दर्जा दिया जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, निम्न में कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु की बात कर रहा है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु जो है वो कौन सा है? आप लोग बताइए। शिवालिक पहाड़ी का हिस्सा है, सहारनपुर में आता है, जिसका नाम है अमसोट चोटी। क्या नाम है? अमरोट चोटी या अमसोट चोटी उसे कहते हैं, ये बात याद रखेंगे। अमरोट चोटी या अमसोट चोटी के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका सहारनपुर में है। कहां पे है? सहारनपुर में है, ये बात ध्यान रखेंगे। शिवालिक पहाड़ी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? शिवालिक पहाड़ी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से सबसे छोटा वन अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? सबसे छोटा वन अभ्यारण्य कहां स्थित है? तो ये आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य एटा वाला। कौन सा? पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है एटा, जिसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। 1991 में। कब हुई स्थापना? 1991। एटा कासगंज आप लोग सुने होंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। जिसका नाम जो है क्या है? पटना पक्षी विहार। क्या नाम है? पटना पक्षी विहार। आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, सही में उसका नाम पटना पक्षी विहार ही है, जो एटा उत्तर प्रदेश में है। आप पटना बिहार मत चले जाइएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को। लेजर प्रिंटर में घूमते हुए ड्रम पर चार्ज वितरण क्या बनाता है? चार्ज वितरण जो है वो क्या बनाता है? तो इस प्रश्न का 17 नंबर का आंसर जो बनेगा लेजर बीम बनाता है। क्या बनाता है? लेजर बीम बनाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्या बनाता है? लेजर बीम। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, वो सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर का प्राथमिक कार्य है। क्या है प्राथमिक कार्य वो सिस्टम में? तो 18 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर उपकरणों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करना क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर उपकरणों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करना वो सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर का प्राथमिक कार्य है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। शुद्ध देसी घी के लिए औरैया जाना जाता है। किसके लिए? शुद्ध देसी घी के लिए। आप लोग ये बात याद रखेंगे। अब पूछा जाता है किसके अंतर्गत, किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल है। कितने मंडल है? 18 मंडल है, जिनमें से एक कानपुर मंडल है, उसी के अंतर्गत औरैया डिस्ट्रिक्ट आता है और वो जाना जाता है शुद्ध देसी घी के लिए। उत्तर प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्रियां कहां पर स्थित हैं? उत्तर प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्रियां पूछ रहा है, कहां पर स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा चुर्क एवं डाला। चुर्क एवं डाला, यहाँ डाला लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ये डाला है। क्या है? डाला, ठीक है। चुर्क की स्थापना की बात करेंगे तो 1956 में हुआ था, जबकि डाला की बात करेंगे तो 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। और ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये दोनों के दोनों जो है, चुर्क और डाला, ये किस जिले में स्थित है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ये उत्तर प्रदेश में तो है, बट किस जिले में है आप लोग कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियों नामक सूक्ष्म कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर क्या बनेगा आपका 21 नंबर का? ऑप्शन नंबर क्या बनेगा आपका? लखनऊ आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरा का निष्कर्षण प्राप्त किया था? मतलब हीरा कहां से प्राप्त किया जाता है? आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 22।
22 का जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, आप लोग बताएं। हीरा जो है उत्तर प्रदेश में बांदा जिले से प्राप्त होता है, जबकि ललितपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसे उत्तर प्रदेश का क्या कहा जाता है, उत्तर प्रदेश का उसे क्या कहा जाता है, ये आप लोग दिमाग लगाइए और बताइए क्या कहा जाता है। जिस तरह से झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है, ठीक उसी तरह से उत्तर प्रदेश का रूर ललितपुर को कहा जाता है। रूर यानी जिस पर भारत को नाज हो, जिस पे उत्तर प्रदेश को नाज हो, तो नाज उत्तर प्रदेश को खनिज संपदा के लिए ललितपुर को जाना जाता है। इलाहाबाद अब प्रयागराज में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो इलाहाबाद से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 का जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी लियाकत अली बने थे। कौन बने थे, लियाकत अली। इसके अलावा अगर झांसी से बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे बने थे, और जगदीशपुर से कुंवर सिंह बने थे, कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे बने थे। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। तात्या टोपे का झांसी और कानपुर दोनों जगह नाम आता है, तो ये बात याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से नेता भारत धर्म महामंडल 1902 से जुड़े हुए थे, मतलब भारत धर्म महामंडल 1902 से जुड़े हुए हैं, तो वो कौन से व्यक्ति हैं, यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बनेगा पंडित मदन मोहन मालवीय जी। क्या उत्तर होगा, पंडित मोहन मालवीय जी। अगर बात करें सन किसमें, तो 1902 में। कब, 1902 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की, ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है उत्तर प्रदेश में वृंदावन के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए निम्बार्क को माना जाता है। किसको माना जाता है, निम्बार्क को माना जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। और इस संप्रदाय के अन्य नाम की बात करें तो हंस संप्रदाय के नाम से तथा देवर्षि संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है निम्बार्क संप्रदाय को। ठीक है ना, ये भारत में एक प्रसिद्ध संप्रदायों में से एक गिना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, तो परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित कराया, उनका जन्म जो है कहां हुआ था, ये आपसे प्रश्न किया गया क्वेश्चन नंबर 26 का। इनका आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर में इनका जन्म हुआ था। कहां हुआ था, गोरखपुर में इनका जन्म हुआ था। 5 जनवरी 1893 को इनका जन्म हुआ था। तारीख क्या थी, 5 जनवरी 1893 को इनका जन्म हुआ था। तो ये बात भी आप लोग ध्यानपूर्वक याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 स्मारक 84 गुंबद उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है। स्मारक है 84 गुंबद, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो उत्तर बनेगा कालपी में। ठीक है, कालपी जो है जालौन जिले में स्थित है। कहां स्थित है, जालौन जिले में स्थित है। यह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। क्या है, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। आपको मैं बता देना चाहता हूं 84 गुंबद इस जो इस्लामी वास्तुकला का लोदी सुल्तान का एक शाही मकबरा है। क्या है, लोदी सुल्तान का ये क्या है, शाही मकबरा है। इस इमारत में 60 फुट ऊंचाई का 2 गुंबद है, तो ये बात आपको ध्यान रखने हैं। लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय यानी चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष की गई थी, क्वेश्चन नंबर 28 का जो उत्तर बनेगा वो 1957 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह-ए-कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहां आयोजित किया जाता है। सुलह-ए-कुल जो उत्सव है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, स्थापित करवाया गया था, तो अकबर द्वारा स्थापित करवाया गया था, मुगल सम्राट जो था। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। और 18 से 27 फरवरी के बीच मध्य आगरा के बीच यह आयोजन किया जाता है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये इसका उत्तर क्या बनेगा, आगरा। डॉट 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 फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया, तो टप्पा शैली का विकास किसने किया है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ए यानी मुस्तरी बाई। क्या बनेगा, मुस्तरी बाई फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार रहे हैं ये। ठीक है, टप्पा शैली का इन्होंने ही विकास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 ब्रोकेड डॉट 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 की प्रसिद्ध कलाकृति है, मतलब किसकी ब्रोकेड जो है कलाकृति है, ये कहां पर है, ये पूछ रहा है आपसे प्रश्न। तो ये वाराणसी में प्रसिद्ध कलाकृति है। कहां पे है, वाराणसी में प्रसिद्ध कलाकृति है, ये बात ध्यान रखिएगा। भारत में बनारसी ब्रोकेड जो है फैब्रिक्स का महिलाओं के फैशन के लिए साड़ी, ड्रेस मटेरियल और दुपट्टे में इस्तेमाल किया जाने वाला ये प्रोडक्ट है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। 32 नंबर गोदान किसके द्वारा लिखा गया है। गोदान सभी जानते हैं, गोदान किसके द्वारा लिखा गया है, ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका। इसके अलावा बात करें
तो इनकी कृतियों के संदर्भ में तो सेवा सदन के ले लीजिए, प्रेमाश्रम ले लीजिए, आप रंगभूमि ले लीजिए, निर्मला ले लीजिए, गबन ले लीजिए, कर्मभूमि ले लीजिए, मंगलसूत्र ले लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि प्रेमचंद की वो कौन सी रचना है जो अधूरी है, तो मंगलसूत्र है। कौन सी है? मंगलसूत्र है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध कहां पे होगा? लखनऊ में स्थित है। कहां है? लखनऊ में। ये बात ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में स्थित है? ग्रामों की जनसंख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो ग्रामीण आबादी, जाहिर सी बात है, आपका अपना उत्तर प्रदेश हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भूमि कृषि का रिकॉर्ड क्या है? भूमि कृषि का रिकॉर्ड क्या है? तो ये आप लोग को बताना है कि भूमि कृषि का रिकॉर्ड क्या है। इसमें से गिरदावरी है, पंचनामा है, जमाबंदी है, खतौनी है, क्या है इसमें से? तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो ऑप्शन बनेगा वो क्या है? गिरदावरी है। क्या है? गिरदावरी। ये रिकॉर्ड है। भूमि खेती की जानकारी, बुआई का विवरण, भूमि का उपयोग दर्ज होता है इसमें। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा गया है? पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 36 का क्या उत्तर बनेगा? 36 का ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? देखिए यहां बलवंत जैन लिखा है। इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ई बनेगा, 5वां नंबर उत्तर बनेगा, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर जो है बलवंत राय मेहता होगा। क्या होगा? बलवंत राय मेहता होगा इस प्रश्न का सही आंसर। बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को दिया था, जबकि अशोक मेहता ने 2 स्तरीय की बात किया था। जबकि यही बात करें जीवीके राव जी की तो ये 4 स्तरीय की बात किए थे, और एलएम सिंघवी की बात करें तो ये 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कहे थे, जिसमें से बलवंत राय मेहता के 3 स्तरीय बात को ही स्वीकार किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। 37 नंबर देखते हैं। कह रहा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का आरंभ कब हुआ? ये आपसे पूछ रहा था। 37 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। 12 अप्रैल 2005 को, 12 अप्रैल 2005 को बनाया गया था एनआरएचएम के द्वारा। ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ठीक है। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। आप लोग कमेंट करके बताएंगे 2005 में जो है वो राष्ट्रपति कौन थे, ये आप लोग कमेंट बताना है। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से प्राचीन ग्रंथ में किसमें मिलता है? प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शतपथ ब्राह्मण में इस बात का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। अध्यक्ष महानगर पालिकाओं को लिखे जाने वाले शिकायत पत्र किस श्रेणी में आते हैं? जो अध्यक्ष है महानगर पालिका का शिकायत पत्र किस श्रेणी में आता है? तो कार्यालय पत्र के रूप में आता है। किस में आता है? कार्यालयी पत्र के रूप में उसे रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें। वे ध्वनियां जिनका योग स्वर एवं व्यंजन किसी के साथ नहीं किया जा सकता परंतु हिंदी वर्णों में आवश्यक है, कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं भाई? कह रहा वे ध्वनियां जिनका योग स्वर एवं व्यंजन किसी के साथ नहीं किया जा सकता परंतु हिंदी वर्णों में आवश्यक है, वे कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 40 का जो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अयोगवाह ध्वनियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अयोगवाह ध्वनियां कहलाती हैं। अगर बात करें अयोगवाह वर्णों की तो वो कौन कौन से हैं? सॉरी, अंग और अह। कौन है? अंग और अह। ठीक है ना। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। कह रहा है जो ये सिंबल आपके सामने दिख रहा है कौन सा विराम चिन्ह है? ये कह रहा है ये सिंबल जो है वो कौन सा विराम चिन्ह है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक लाघव चिन्ह है। क्या है? लाघव चिन्ह है। चिन्ह कौन सा है? लाघव चिन्ह है। जो किसी व्यक्ति के नाम को अधूरा लिखने पर
ये सिंबल लगा देने से उसको पूरा माना जाता है। जैसे आप लोग डॉक्टर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, इसी तरह से लिखते हैं। प्रोफेसर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। लॉगो चिन्ह को लगा के हम उसको एक तरह से शॉर्ट में लिखने के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा लोप चिन्ह जो होता है, आप देखे होंगे इस तरह का जो चिन्ह होता है वो लोप चिन्ह होता है। इसके अलावा पूर्ण विराम जो सॉरी दोस्तों, पूर्ण विराम जो होता है इस तरह से एक खड़ी पाई होती है, अल्प विराम एक कॉमा होता है। इसी तरह से आपका विस्मय चिन्ह जो होता है एक खड़ी पाई के नीचे डॉट होता है। इसी तरह से योजक चिन्ह जो है सीधा आपका माइनस का सिंबल होता है। विवरण चिन्ह जो होता है कुछ इस तरह से दो डॉट के बाद एक लाइन खींची होती है, इसे विवरण चिन्ह कहते हैं। तो आपको इन चिन्हों की भी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये चिन्ह भी आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कह रहा है कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है। तो आप लोग जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 42 का क्या कह रहा है। रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, क्या ये गलत है? आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है, ठीक है, ये कह रहा है। और यहां पे जो लग रहा है क्या आंसर होगा, आप लोग जरा बताइए, सोचिए जरा, क्या आप मेरे साथ चलोगे? इनमें से लग रहा है कि यहां रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया की जगह जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था रात उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ये होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। जबकि उड़ गया लिखा है, बिल्कुल गलत है। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गलत उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की। जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिणाम के विषय में ज्ञान कराए उसे क्या कहते हैं? जो विशेषण कह रहा है उसे क्या कहेंगे भाई? उसे कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है ये? आपसे काल पूछ रहा है कि ये कौन सा काल है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो उत्तर बनेगा, कह रहा है वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है? इस वाक्य में जो है संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यहीं पे संदिग्ध वर्तमान तब होता जब वह पढ़ता होगा। तत्कालिक वर्तमान की बात होती तो मैं खाना खा रहा हूं, अभी खा ही रहा हूं। सामान्य वर्तमान, सूर्य पूरब में उगता है, इस तरह के जो प्रश्न आते हैं वो सामान्य वर्तमान कहलाते हैं, ठीक है ना। तो आपको इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, काल की। किसकी जानकारी? काल का भी जानकारी आपको होना चाहिए। 45, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है ये पूछा गया है। सभी शब्द जो हैं वो तत्सम है ये पूछा गया है। तो यहां पे जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा? ये सभी के सभी सही हैं। गात गणपति ग्राहक ये भी सही है। सहज संजोग समंदर ये भी सही है, ठीक है। यहां पे दोस्तों तद्भव पूछा जाना चाहिए था, जो कि ऑप्शन नंबर डी होता आपका, छकड़ा काजल खेत। क्योंकि छकड़ा का मतलब यहाँ क्या होता है? सकट होता है, ठीक है। जबकि काजल का कज्जल होता है, खेत का क्षेत्र होता है। यहाँ तद्भव पूछा होना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म किस विकल्प में है? सही विलोम युग्म किस विकल्प में है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो उत्तर बनेगा, देखिए, अल्पज्ञ के लिए होता है बहुज्ञ, स्थावर के लिए होता है जंगम, यहाँ चंचल लिखा हुआ है, ठीक है। विकल्प सही पूछा गया आपसे, ठीक है ना। तो यहाँ आकुंचन का प्रसारण ये बिल्कुल आपका क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है क्या? अनिल और अनल, हवा और आग, बिल्कुल सही है, हवा और आग।
अंश और अंश, हिस्सा व कंधा, बिल्कुल सही है ये भी। अपेक्षा उपेक्षा, अपेक्षा मतलब होता है आशा और उपेक्षा मतलब होता है निरादर, ये भी सही है। अवलंब अविलंब, अवलंब का अर्थ होता है सहारा और अविलंब का अर्थ होता है तुरंत, ठीक है ना। तो इसका अर्थ जो है, इसमें जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। पर्णकुटी का विग्रह होगा, पर्णकुटी का विग्रह 48 नंबर का आंसर क्या होगा? पर्णकुटी का जो विग्रह बनेगा, पर्ण से बनी हुई कुटी, यानी पर्ण यानी पत्ता, पत्ते से बनी हुई कुटी, यानी ये करण तत्पुरुष समास है। कौन सा है? करण तत्पुरुष समास है, यानी पर्ण से बनी कुटी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कौन सा समास है? करण तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, भोजपुरी भाषा उत्तर प्रदेश के किस भाग में प्रमुख रूप से प्रचलित है? भोजपुरी भाषा को पूछ रहा है। तो आप सभी जानते हैं पूर्वी क्षेत्र गोरखपुर बलिया में ज्यादा ही फेमस है ये, ठीक है। पूर्वांचल में भी प्रचलित है, लेकिन स्पेशली गोरखपुर, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर जिले में ज्यादा फेमस है ये, जो बिहार से लगते हैं, जो जिले बिहार से लगते हैं। भारत में लोकतंत्र का निर्माण किया जाता है, किसके द्वारा लोकतंत्र का निर्माण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सभी जो है लोकतंत्र के निर्माण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51, राष्ट्रीय सुरक्षा में अभ्यास, राष्ट्रीय सुरक्षा में अभ्यास तकनीक का क्या उपयोग है? अभ्यास तकनीक का क्या उपयोग है? तो अभ्यास तकनीक जो एक परीक्षण है, हवाई लक्ष्य को उपयोगी बनाता है टारगेट सिद्ध करने के लिए। किसके लिए? टारगेट को सिद्ध करने के लिए, टारगेट को जांचने के लिए एक नकली दुश्मन बनाया जाता है उस पे टारगेट को हिट किया जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 51 का जो ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर बन जाएगा। यह मिसाइलों के परीक्षण के लिए एक हवाई लक्ष्य होता है, यानी टारगेट ड्रोन होता है, ठीक है ना। मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज चौहान तृतीय से पराजित हुआ था? किस वर्ष पराजित हुआ था? 1191 में कि 1192 में? 1191 तराइन के प्रथम युद्ध में ये पराजित हुआ था, और 1192 में खुद पृथ्वीराज चौहान को इसने पराजित किया था धोखे से। कैसे? धोखे से पराजित किया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये जो था मोहम्मद गौरी कहां का शासक था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये कहां का शासक था। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज्यादातर किस माह में आते हैं? बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात होते हैं वो किस माह में आते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 53 का जो उत्तर बनेगा वो अक्टूबर नवंबर माह में ज्यादा चक्रवात आते हैं, तो ये बात याद रखेंगे। किस महीने में? अक्टूबर व नवंबर महीने में। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। तो एक्सेल में कह रहा है, एक्सेल में जो है लुक अप, ये जो वर्ड है इसे एक तरह से वर्टिकल लुकअप कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिकल लुकअप कहते हैं, पूरा नाम इसका होता है। यह जो है कहां प्रयोग होता है, ये आपसे पूछा गया है कि इसका क्या प्राथमिक कार्य है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। किसी वैल्यू के लिए एक वर्टिकल खोज करना और निर्दिष्ट कॉलम से संबंधित वैल्यू रिटर्न करना उसी से संबंधित है। यानी ये अगर कहा जाए किस एप्लीकेशन से संबंधित है, तो एक्सेल से संबंधित एक ऐसा फंक्शन है जो वैल्यू को एक कॉलम में ऊपर नीचे यानी वर्टिकल खोजता है। कैसे करता है? खोजता है, वर्टिकली खोजता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करेंगे। तो 55 क्या कह रहा है? एमएस वर्ड में कौन सी सुविधा आपको दस्तावेजों के विभिन्न अनुभागों में फॉर्मेटिंग विशेषताओं जैसे फॉन्ट, रंग, रिक्ति के एक सेट को परिभाषित करने और लगातार लागू करने की अनुमति देता है? तो वो कौन सा ऑप्शन बनेगा इस प्रश्न का? तो 55 नंबर का क्या बनेगा? शैलियां। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 56 की बात करते हैं। ईमेल अटैचमेंट भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम और सर्वोत्तम मानक है ईमेल भेजने के लिए? तो 56 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा? माइम बनेगा, MIME, यानी मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल क्या बनेगा? एक्सटेंशन, मेल एक्सटेंशन, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, जो कि टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो को अटैचमेंट फाइलों को जो है भेजने के लिए नवीनतम और सर्वोत्तम मानक प्रदान करता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है वर्ल्ड वाइड वेब
को किसने सर्वप्रथम जो है खोज किया था और कब किया था? तो वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की बात करें तो 1989 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना अगर खोज की बात होगी तो 1989 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। ठीक है ना, किसके द्वारा? टिम बर्नर्स-ली। लेकिन दोस्तों सार्वजनिक रूप से इसका इस्तेमाल अगर पूछे तो 1991, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, सर्वप्रथम किया गया, ये पूछ रहा है वेब को किस वर्ष सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। अगर प्रयोग किया गया पूछे तो 1991 में सार्वजनिक रूप से, और खोज पूछे तो 1989 में। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। एनईजीपी की जो आर्किटेक्चर में इस्तेमाल होता है वो कितने परतें शामिल होती हैं उसमें, ये आपसे पूछा गया। तो 58 नंबर का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 3 लेयर में उपयोग किया जाता है। कितने लेयर में? 3 लेयर में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 59 नंबर, क्रेडिट कार्ड में सीवीएन का पूर्ण नाम क्या है? सीवीएन का पूर्ण नेम क्या है? क्वेश्चन नंबर 59 का उत्तर क्या बनेगा? जरा सोचिए आप लोग, क्या बनेगा सीवीएन का पूर्ण नाम? तो इसका सही नाम बनेगा कार्ड वेरिफिकेशन नंबर। कार्ड वेरिफिकेशन नंबर, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर बनेगा। 60 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एकमात्र मल्टीमीडिया संलेखन रूपक नहीं है? मल्टीमीडिया संलेखन रूपक नहीं है, तो इसका जो आंसर बनेगा 60 नंबर को ऑप्शन नंबर डी ऑटोमेटिक मेटाफोर जो है यही आपका नहीं बनेगा, बाकी सभी बनेंगे। ठीक है ना, मेटाफोर जो है यही नहीं होगा, यानी ऑटोमेटिक मेटाफोर। ठीक है, बाकी सभी के सभी बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संदेश अखंडता यानी इंटीग्रेटेड को सत्यापित करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तकनीक को संदर्भित करता है? 61 नंबर का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी आपका मैसेज डाइजेस्ट। क्या बनेगा? मैसेज डाइजेस्ट, ये आपका उत्तर बनेगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। शहरी जीवन और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार की कौन सी पहल एआई, आईओटी और बिग डेटा जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करती है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, स्मार्ट सिटी मिशन। क्या बनेगा? 62 का सी, स्मार्ट सिटी मिशन। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सेंसर मुख्य रूप से स्मार्टफोन में रोटेशन और कोणीय वेग का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे गेमिंग और संबंधित वास्तविकता अनुप्रयोगों को बढ़ाया जा सकेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 4 बनेगा, जायरोस्कोप। क्या बनेगा? जायरोस्कोप बनेगा। ये बात ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा रीड ओनली मेमोरी का प्रकार है? रीड ओनली मेमोरी का यानी रोम का प्रकार है, पूछा है ये आपसे। तो देखिए कौन कौन से रोम के प्रकार होते हैं। एक पी रोम होता है, एक ईपी रोम होता है, एक ईईपी रोम होता है, एक सॉरी दोस्तों, एक एम रोम होता है। क्या होता है? एम रोम। तो इस प्रश्न का उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। क्या बनेगा? एक से अधिक। कुल 4 तरह के रोम होते हैं, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, एम रोम। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। एक्सेल में सभी फार्मूला निम्नलिखित में से किसके साथ शुरू होते हैं? आप लोग बताइए कमेंट करके कि एक्सेल के सभी जो फार्मूले होते हैं किसके साथ प्रयोग होते हैं। चलिए मैं बता देता हूं इसका आंसर क्या होगा। 65 नंबर का ए होगा, बराबर चिन्ह का। किसका? बराबर चिन्ह का प्रयोग होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। पेनिसिलिन की खोज किस सूक्ष्म जीव से की गई थी? पेनिसिलिन की खोज जो है किस सूक्ष्म जीव से की गई थी? क्वेश्चन नंबर 66 का जो उत्तर बनेगा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, कवकों से। किससे? कवकों से पहली बार एंटीबायोटिक की खोज की गई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। भारत में पेटेंट अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? पेटेंट अधिनियम पूछ रहा है किस वर्ष लागू हुआ। तो पेटेंट अधिनियम जो लागू हुआ है
वो किस वर्ष लागू हुआ है? ऑप्शन नंबर इसमें बनेगा ऑप्शन नंबर 5, क्योंकि 1970 है। इसका आंसर क्या है? 1970 में पारित किया गया था। बौद्धिक संपदा ढांचे की नींव रखी गई थी यहीं पर, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। कह रहा है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एसडीएम में किससे समन्वय स्थापित करता है? एसडीएम में जो है किससे समन्वय स्थापित करता है? तो वो करता है एनडीएमए से, यानी केवल आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा डीडीएम में। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर बन जाएगा, ठीक है ना, एनडीएमए और डीडीएम में, ठीक है। एनडीएमए से जो तात्पर्य है वो क्या है, आप लोग बताएंगे इससे क्या तात्पर्य है एनडीएमए से, ठीक है। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, प्लीज आप लोग कमेंट किया करिए हर एक प्रश्न जो आपसे पूछा गया हो। भूस्खलन को रोकने का उपाय नहीं है ये पूछा गया है आपसे। 69 का जो आंसर बनेगा क्या बनेगा? उपाय नहीं है पूछा है भूस्खलन का, तो 69 का जो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी स्थानांतरित कृषि। क्या ये बनेगा? यही बनेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर क्या कह रहा है? आत्मनिर्भर भारत का तकनीकी मॉडल किस दृष्टिकोण पर आधारित है? 70 नंबर क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर क्या आंसर बनेगा पहले आप लोग बताइए। व्यवहारिक स्वदेशीकरण और वैश्विक सहयोग बनेगा या कोई और बनेगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 की। 71 क्या कह रहा है? भारत में 5G तकनीक के विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? 5G तकनीक का जो है विकास का जो उद्देश्य है वो क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो ऑप्शन बनेगा क्या बनेगा? डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? कह रहा है एम एक्शन सॉफ्ट क्या है? एम एक्शन सॉफ्ट क्या है भाई, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये क्या है? तो इस प्रश्न का 72 नंबर का जो आंसर बनेगा वो बनेगा क्या, बताइए आप लोग, क्या है ये? इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। संपत्तियों की जियो टैगिंग करने वाला एप्लीकेशन है। क्या? जियो टैगिंग करने वाला एक एप्लीकेशन है, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। संपत्तियों का जियो टैगिंग करने का ये क्या है? एक एप्लीकेशन है। एम एक्शन क्या नाम है पूरा? सॉफ्ट, एम एक्शन सॉफ्ट। कह रहा है कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो किस राज्य में है? तो कल्पक्कम जो कहाँ है? और तमिलनाडु में है। कुडनकुलम कहाँ है? वो भी तमिलनाडु में है। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। काकरापारा कहाँ है? गुजरात में। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे उत्तर प्रदेश में कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? भारत के पश्चिम में पूछ रहा है कौन सा सागर स्थित है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 का उत्तर क्या बनेगा? अरब सागर। क्या बनेगा? अरब सागर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। पूर्व में पूछे तो बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में पूछे तो हिंद महासागर। दक्षिण में पूछे तो हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक के पठार से होता है? तो अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी का उद्गम होता है, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। बताइए जरा। अमरकंटक जो है पठार जो है विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों के जो पहाड़ियां हैं उनके पर्वत श्रृंखला में स्थित है, और नर्मदा नदी जो है यहीं से निकलती है, जो कि अगर कहा जाए पश्चिम में गिरने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी है, जो 1312 किलोमीटर बहती है। कितनी बहती है? 1312 किलोमीटर बहते हुए खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कहां गिर जाती है? खंभात की खाड़ी में। तो ये बात याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा 75 नंबर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। भैंस की किस नस्ल को इसकी उच्च दूध उत्पादन और अनुकूलनशीलता के कारण भारत का काला सोना कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो उत्तर बनेगा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी मुर्रा भैंस को काला सोना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, क्योंकि अत्यधिक दूध उत्पादन करने में ये सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सितंबर 2025 में प्रसिद्ध संगीतकार और गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया। वे किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 का उत्तर क्या बनेगा? वो जुबिन जो है वो कहाँ के हैं? तो
आपको पता होगा कि सिंगापुर में तैराकी के दौरान इनका निधन हुआ था, ठीक है। और ये असम राज्य के हैं। किस राज्य के हैं? असम राज्य के हैं। ये बात आपको ध्यान रखने हैं। 78 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सितंबर 2025 में आचार्य देवव्रत ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? आचार्य देवव्रत किस राज्य के रूप में राज्यपाल को पद ग्रहण किया है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा वो महाराष्ट्र राज्य का राज्यपाल इन्हें बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 79 की 79। जून 2025 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा पूर्व अग्निवीरों को राज्य पुलिस बल में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 20% सीधे आरक्षण अग्निवीरों को दिया जाएगा। किसमें? आपका जो भी पुलिस राज्य पुलिस बल का जो वैकेंसी होगी उसमें 20% आरक्षण इनको दिया जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जो अब तक कह रहे थे अग्निवीर की वैकेंसी बेकार है बेकार है बेकार है, जरा देख भी लें क्या फायदा है उसका, ठीक है। आर्मी में भी सेवा देने का मौका मिलेगा और राज्य पुलिस बल में भी सेवा देने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। मजदूर दिवस की तिथि को मनाया जाता है, तो सभी को पता है कि मजदूर दिवस जो 1 मई के रूप में मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर बन जाएगा। यहीं पर क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। मई 2025 में भारतीय नौसेना की पहली महिला उड़ान प्रशिक्षक किसे बनाया गया है? महिला उड़ान प्रशिक्षक किसे बनाया गया है? तो 81 नंबर का ऑप्शन बनेगा, वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्या बनेगा? दिव्या शर्मा। कौन बनी है? दिव्या शर्मा। ये पायलट लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा है जो भारतीय नौसेना की उड़ान प्रशिक्षक बनने वाली पहली महिला बन गई हैं, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा। सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय क्या है? सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय पूछ रहा है, क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य की आर्थिक विकास को भी ध्यान में रखते हुए जो विकास किया जाता है उसे सतत आर्थिक विकास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लोक वस्तु नहीं है, यानी पब्लिक गुड नहीं है? ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 83। ऑप्शन नंबर सी बनेगा कारें। ऑप्शन नंबर सी बनेगा कारें, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखेंगे। जबकि इसमें लोक वस्तु के रूप में हम जिसे जानते हैं जैसे सड़कें, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक प्रशासन आदि को हम इस रूप में जानते हैं, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखेंगे। भारत में मौद्रिक नीति का उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंट निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ये पूछ रहा है आपसे। 84 नंबर का ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, कर परिवर्तन। क्या बनेगा? कर परिवर्तन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अन्य की बात करेंगे तो आरबीआई द्वारा जारी मौद्रिक नीतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 की। तो 85 क्या कह रहा है? बैंकिंग सुधार समिति को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? बैंकिंग सुधार समिति को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 85 का जो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, नरसिंघम समिति के नाम से जाना जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। बैंकिंग सुधार के लिए नरसिंघम समिति, नरसिंघम समिति। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है? भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह कौन सा था? भारत का प्रथम उद्योग 46 नंबर कुटीर उद्योग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा उद्योग जो है हथकरघा उद्योग यानी कुटीर उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं तो ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये कह रहा है एसडीजी 1 शून्य गरीबी की बात करता है, क्या ये सही है अथवा नहीं? एसडीजी 2 शून्य भुखमरी की बात करता है। एसडीजी 3 जो है लैंगिक समानता की बात करता है। एसडीजी 4 जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है। कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 87 का जो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, एसडीजी 3 जो है लैंगिक समानता से संबंधित नहीं है, ठीक है। एसडीजी 3 जो सुमेलित नहीं है क्योंकि ये स्वास्थ्य एवं खुशहाली से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्वास्थ्य एवं खुशहाली। यहाँ एसडीजी से तात्पर्य क्या है दोस्तों, आपको पता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से तात्पर्य है इसका, सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है। तो पहला, दूसरा, तीसरा कुल 17 गोल बताए गए हैं। कुल कितने गोल बताए गए हैं? 17 गोल, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 17 गोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग जरूर इस चीज को देख लीजिएगा 17 गोल को। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं तो 88 क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति के नियंत्रक महालेखा परीक्षक
कैग की नियुक्ति करते हैं, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? तो इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 148। क्या बनेगा? कैग की नियुक्ति 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उनको नियुक्त किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 89 की। 89 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग ध्यानपूर्वक। कह रहा है मानक आईओटी यानी आर्किटेक्चर में कितनी परतें होती हैं? मानक आईओटी आर्किटेक्चर जो होता है उसमें कितनी परतें होती हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 5 परतें होती हैं। कितनी परतें होती हैं? 5 परतें होती हैं जो उपभोक्ताओं को सर्वोत्तम संभव सेवाएं प्रदान करती हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 90, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के संदर्भ में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। भदोही में क्या कालीन सुमेलित है? क्या कन्नौज में इत्र सुमेलित है? सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियां, लखीमपुर खीरी में पीतल के शिल्प, क्या इसमें से सुमेलित नहीं है? आपको यही बताना है। तो इसका सही जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी ही बनेगा, क्योंकि लखीमपुर खीरी जो है वो अपने हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है, न कि पीतल के शिल्प के लिए। पीतल के शिल्प के लिए मुरादाबाद जो है प्रसिद्ध है। कौन सा शहर? मुरादाबाद शहर प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों, अब डीआई देख लेते हैं हम लोग। 10 क्वेश्चन जो है वो डीआई के क्वेश्चन होंगे, तो उन क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 95 तक जो होंगे वो आपका पाई चार्ट बेस्ड सवाल होंगे। 5 क्वेश्चन सवाल इसी पे बेस्ड होंगे। ठीक है। तो 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यानपूर्वक पहले फिगर को देख लीजिए आप। कागज की बात कर रहा है 25% है, मुद्रण जो है 20% है, इसी के साथ रॉयल्टी की बात करें तो 15% है, बाइंडिंग की बात करें तो 20% है, और जो पतवान है ये भी आपका 10% है, उत्पादन लागत भी 10% है। ठीक है। अब इसी के संदर्भ में जो प्रश्न पूछा गया है उसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को मुद्रण लागत के रूप में 30,600 रुपए का भुगतान करना पड़ा है, तो पुस्तकों के लिए भुगतान की जाने वाली कागज की लागत कितनी होगी? कागज की लागत आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना। तो 30,600 जो है वो किसके लिए आया है? वो आया है मुद्रण लागत में। मुद्रण लागत यानी 20% बराबर 30,600 है। तो कागज लागत 25% है, 25% आप बढ़ा दीजिए। तो 25% जब बढ़ाएंगे तो किस तरह से बढ़ाएंगे? देखिए 30,600 जो है वो कितना परसेंट है? एक तरह से 20% है। तो आपको चाहिए कितना? 25 चाहिए। बस ऐसे ही डायरेक्ट हल कर दीजिए। 5 चौक का 20, 5 पचे 25, 4 से काटिए, 4 सते 28 और 4 छक्का 24, 4 पंजे 20, यानी 7,650 टाइम्स में कट गया, और 5 से इसमें गुणा कर लीजिए। 5 शून्य शून्य 5 पचे 25 हासिल गया 2। अब देख लीजिए आगे, देखिए 5 छक 30 2 32, यानी 250 लास्ट में किसमें? देखिए 3 ऑप्शन में 250 है, तो आगे भी हल करना पड़ेगा। 5 सते 35 2 37 37 सॉरी 3 था ना हासिल, 38,250, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 38,250। ठीक है ना। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी पूर्वक कर सकते थे। 20 बराबर दिया था, 25 बराबर पूछ रहा है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है पुस्तक पर रॉयल्टी कागज की लागत में कितने प्रतिशत कम है? पुस्तक पर रॉयल्टी और कागज की लागत से कितना प्रतिशत कम है, ये आपसे पूछा गया है। तो पुस्तक पर रॉयल्टी जो है वो कितना है? आप देखिए जरा, 15% है। कितना है? 15% है। जबकि कागज की लागत कितना है? 25% है। कितना है? 25% है। अगर इसे हम अनुपात बनाए तो 3 संबंधी 4 का अनुपात बनेगा, 3 संबंधी 5 का अनुपात बनेगा। 5 पचे 25 और 5 तेई 15, जो कि ज्यादा कितना है? ये 2 ज्यादा है। कहां ज्यादा है? निश्चित तौर पे 5 से ज्यादा है। 3 से ज्यादा है, लेकिन वो 5 से कह रहा है कितना कमी है ना, तो कमी पूछ रहा है ना, तो 5 से ही तो कमी होगा। ज्यादा 3 से है, कमी 5 से है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 2/5 हो जाएगा। इस तरह से 100 5 से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? आपका जो है वो कितनी बार में कट जाएगा? 5 बार में कट जाएगा। यानी मैं इसको लिख सकता हूं इस तरह से कि 2/5 गुणे 100, और 5 से मैं काटता हूं इसे तो 20 टाइम में, और 20 दूना 40, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 40% की कमी। कितने परसेंट की? 40% की कमी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिल्दसाजी बाइंडिंग पर किए गए व्ययों के अनुपात का क्षेत्रीय कोण, अनुपाती क्षेत्रीय कोण क्या है वो बताइएगा। जिल्दसाजी और बाइंडिंग की बात कर रहा है, जिल्दसाजी और बाइंडिंग। ठीक है ना। तो आप देखेंगे जरा यहाँ पे बाइंडिंग लागत कितना है? 20% है। कितना है?
20% है। तो 20% जो है वो तीन, सबसे पहले ये कहां से है, 100% से है, ठीक है। और हमें चाहिए 20% जो है 360 का, किसका चाहिए, 360 का। तो 100 से क्या करेंगे, एक जीरो से ऊपर से नीचे कट जाएगा, एक जीरो यहां से कट जाएगा, 36 दूना 72 डिग्री आपके प्रश्न का उत्तर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 की। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है, कह रहा है कागज की लागत के केंद्रीय कोण तथा बाइंडिंग के लागत के केंद्रीय कोण का अनुपात क्या है। तो बाइंडिंग के लागत का केंद्रीय कोण जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो 15% है, वो कितना है, 15% है। कहां से है, 100 से है, तो 360 से निकाल लीजिए उसको, कितना है वो, तो जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो दशमलव यहां लग जाएगा, 15 छक्का 90, हासिल गया 9, अब 15 या 45, 45 9 कितना हो जाएगा, 54। 54 डिग्री जो है वो बाइंडिंग का बन जाएगा, किसका बन जाएगा। तो इस तरह से अगर आप ना करके इस तरह से करें कि यहाँ पे 15% इसका है और कागज जो है 25% है, 10% डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 10% डिफरेंस है, ठीक है ना। तो 10% जो डिफरेंस है उसके अनुसार कर लीजिए आप, ठीक है ना। क्या पूछा है, अनुपात पूछा है ना, तो अनुपात पूछा है तो इस तरह से नहीं, अनुपात ही लगा लीजिए आप, सीधे सीधे ऐसे लगाइए ना। 25% दिया है और उधर कितना दिया है, 20% दिया है, तो निश्चित तौर पे 25% और 20% जो दिया गया है, अगर हम इसे काटते हैं तो 5 और 4 के अनुपात में बनेगा। क्या बनेगा, 5 व 4 के अनुपात में बनेगा। आपको प्रतिशत से ही काम बन जाएगा, कोण निकालने की जरूरत ही नहीं है। 5 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है यदि प्रकाशक को मुद्रण की लागत के रूप में 30,600 का भुगतान करना पड़ता है, तो मुद्रण की लागत में 30,600 यानी 20% बराबर 30,600, तो कागज की लागत तथा मुद्रण की लागत के मध्य अनुपात क्या बनेगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। अनुपात आपसे पूछ रहा है, बताइए। मुद्रण की लागत जो है वो 30,600 है, कितना है, 30,600 है, और कागज का जो लागत आया है वो अभी हम पीछे निकाले हैं 38,250 आया है, 38,250, ठीक। अब इसी के बीच हमको क्या बनाना है, अनुपात बनाना है। तो हमसे सबसे पहले कौन कहा है, सबसे पहले कागज कहा गया, फिर मुद्रण कहा गया, यानी 38,250 पहले लिखिए और 30,600 बाद में लिखिए। 38,250 अनुपात जो है 30,600। अब इसको डिडक्ट कर लीजिए आप, काटिए इसे काटिए, हम काट देते हैं आपका। लास्ट में यहां देखिए 5 है तो 5 वाला ही आएगा, निश्चित तौर पे ऑप्शन नंबर सी आपका बनेगा 95 नंबर। नहीं यकीन है तो काट के देख लीजिए, 5 7 35, ठीक है। और यहां बचा कितना, 3 बचा, 5 6 30, और यहां कितना बचेगा, 2, 5 बचे 25, कट गया ये, फिर से 5 6 30, और यहां 5 1 कम 5, 5 1 कम 5 और 5 दूना 10, इस तरह से। अब इसको काट लीजिए, 5 से किससे कट जाएगा, अब काटिए आप। यहाँ 5 दिख रहा है, सीधे आप उत्तर करिए ना यार, काहे के लिए इतना नौटंकी पसार रहे हैं, ठीक है ना। आप सीधे 5 दिख रहा है जिसमें उसको उत्तर करिए, ठीक है, आगे बढ़िए। अगर आपको काटना ही है तो आप काट लीजिए अच्छे से। चलिए मैं काट के ही दिखा देता हूं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग काट भी ना पाए। तो 38,250 है, मैं काट के ही दिखा देता हूं, टाइम ही लगेगा, उसमें क्या है, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो आप काट लीजिए, ठीक है, और फिर काटिए इसे, 5 से काटिए। 5 से अगर काटते हैं तो 5 7 35, ठीक है, और 5 छक्का कितना हो जाएगा, 35, यहाँ कट गया, 3 बचा, 5 छक्का सीधे 30 हो जाएगा, ठीक है, 5 5 सीधे 25 हो जाएगा, ठीक, इस तरह से ये कट गया। और इधर देखिए 5 छक्का 30, ये कट गया 30, अब 6 उतारा हमने, एक बार जाएगा, फिर 5 दूना 10, ठीक है। अब काट लीजिए इसे, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 5 15, फिर से 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, ठीक, यानी 255 रेशियो 204, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों देखिए एग्जाम में टाइम नहीं होता है, इसलिए जितना हो सके उतना, अगर आपको तरीका पता है हल करने का तो उससे किया करिए, ना कि पूरी तरह से उसे हल करिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 96 से 100 की बात करते हैं, 96 से 100 की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ वर्ष दिया है, यहाँ उत्पादन दिया है, ठीक है, और सभी उत्पादन मीट्रिक टन में है। किसमें है, कच्चे ऊन का उत्पादन दिया गया है मीट्रिक टन में। 13 14 में 56 दिया गया, 14 15 में 51 दिया गया है, 15 16 में 53 दिया गया है, 16 17 में 65 दिया गया है,
17-18 में 76 दिया गया है, 18-19 में 58 दिया गया है और 19-20 में 68 दिया गया है, 20-21 में 73 दिया गया है। ये सभी जो है उत्पादन मीट्रिक टन में है। अब जो हमसे प्रश्न पूछा गया उसके संदर्भ में देख लेते हैं हमसे प्रश्न क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 96 से 100 इसी से रिलेटेड आपका मिलने वाला। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन सा है? उच्चतम वृद्धि का वर्ष आपसे पूछा गया है कि जिसमें उच्चतम वृद्धि हुई हो, ये प्रश्न आपसे कह रहा है। देखिए जरा, अगर हम देखें यहां से 56 से 51 माइनस हुआ, ठीक है ना, 51 से 53 दो ही है, 53 से 65 अगर हम देखें, 53 से 65 देखिए तो 12 मीट्रिक टन का हुआ है वृद्धि। कितने का हुआ है? 12 मीट्रिक टन। 65 से अगर 76 देखें हम लोग तो ये 11 मीट्रिक का हुआ है, जबकि 76 से 58 देखें, ठीक है, तो ये माइनस हो गया। लेकिन 68 से 73 अगर देखते हैं, सॉरी 58 से 68 देखते हैं 10 मीट्रिक टन हो गया, और 68 से 73 देखते हैं तो 5 मीट्रिक टन। यानी हमको क्या मिला? हमको मिल रहा है कि सबसे ज्यादा जो मिला हमें 16 से 17 के बीच मिला। कहां मिला? 16 से 17 के बीच मिला, जो कि 15-16 के बाद 16-17 में सबसे ज्यादा 12 मीट्रिक टन हमको मिल रहा है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा वो 16-17 बनेगा। क्या बनेगा? 16-17। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 की। कह रहा है पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना प्रतिशत जो है वो बढ़ गया है? आपसे ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 97, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में, तो पहले 4 वर्ष का उत्पादन आप जोड़ लीजिए, यहां से यहां तक पूरा जोड़िए इनको। 56, 51, 53, 65, इनको अगर मैं जोड़ूं तो कितना हो जाएगा? 225 मीट्रिक टन। कितना हो जाएगा? 225 मीट्रिक टन। और अंतिम 4 को अगर मैं जोड़ता हूं, 76, 58, 68, 73 को, तो इनको मैं जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 275 मीट्रिक टन। कितना हो जाएगा? 275 मीट्रिक टन हो जाएगा। ठीक, अब हम यहां से अगर कंपैरिजन करते हैं तो 50 मीट्रिक टन जो है वो क्या है? कम है। वो क्या है? कम है। और हमसे पूछा है कितना बढ़ गया, तो बढ़ा कहां से? 225 से न बढ़ेगा, तो 225 लिख लीजिए आप यहाँ पे। ठीक, अब इसको हल कर दीजिए। 25 से काटने पर 2 बार में, और 25 से काटने पे कितनी बार में? आपका 9 बार में कट जाएगा, यानी 200/9। 200/9 सीधे हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी 2 2 2 2 आता रहेगा। तो ऑप्शन अब देख लीजिए किस ऑप्शन में इस तरह का आंसर है। 22.2 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 97 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ध्यान पूर्वक देखेंगे। कह रहा है 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन की बात कर रहा है। तो अभी जस्ट हमने जोड़ा था, पहले 4 का 225, अंतिम 4 का 275, मिला के कितना हो जाएगा? 500 मीट्रिक टन। कितना हो जाएगा? 500 मीट्रिक टन, जो कि 8 लगातार वर्षों का है ये। ठीक है ना, तो 8 से इसमें भाग कर दीजिए, बस हो गया उत्तर आपका। 8 छक्का 48, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, ये भाग करने पे 62.5 हमको उत्तर मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 62.5, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 99 आप ध्यान पूर्वक देखेंगे क्या कह रहा है। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही? उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में, देखिए अगर मैं बात करूं 14, 15 तथा 18, 19 की, देखिए 14, 15 में 51 सबसे कम दिख रहा है, और सबसे अधिक की मैं बात करता हूं तो वो 17 व 18 है। सॉरी, क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत की बात कर रहा है। घटत की बात कर रहा है, तो इसके संदर्भ में अगर मैं देखूं तो पिछले वर्ष की तुलना में कहा है, तो 14-15 में हमको देखने से क्या मिल रहा है? 51 मिल रहा है। 14-15 में क्या मिल रहा है? 51 मिल रहा है। और यही चीज अगर हम देखें यहां पे 13-14, यहाँ पे 56 से 51 5 की कमी है। ठीक है, 56 से 51 और 14 से 15 में ये कमी हमको दिख रही है, सबसे ज्यादा दिख रही है। तो 5 की कमी है। कहां से कमी है? 56 से कमी है। बस परसेंटेज में सॉल्व कर दीजिए इसको। ठीक है, अगर हम इसको प्रतिशत में सॉल्व कर रहे हैं तो जो हमारा उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा? वो
56 से अगर मैं काटू इसे 5 से काटू मैं इसे, तो 11 टाइम में अप्रोक्स अगर मैं काटता हूं तो 11 9 99 लगभग 9% के आसपास यहाँ ठहरता है। ठीक है ना। सबसे घटत की बात किया है तो मैं आगे भी चेक कर लेता हूं। यहाँ 76 से 58 हो गया है। क्या हो गया है? 76 से 58 हो गया। तो यहाँ जो कमी हुई है 18 की हुई है। कितने की हुई है? 18 की कमी कहां से हुई है? 76 से हुई है। तो 18 चौक 72 में अगर 4 भी मान लूं, क्या मान लूं? 4 मान लूं, तो 4 से लगभग 25% बनता है, जो कि सबसे ज्यादा कमी, जो कि सबसे ज्यादा कमी को प्रदर्शित कर रही है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा वो बनेगा 18 व 19 सबसे कम है। क्या है? 18 व 19 सबसे ज्यादा गिरावट यही देखने को हमको मिल रही है, क्योंकि 76 से सीधे 58 हो जा रही है, और यहाँ पे देखिए 56 से 51 5 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का उत्तर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना गुना था, मतलब कौन सा भाग है, ये पूछ रहा है आपसे। तो 14-15 में कितना था, अभी देखिए आप लोग 51 है। कितना है? 51। 19-20 में क्या है वो भी देखिए 68 है। कितना है? 68 है। तो 51 बटे बस 68 लिखिए और डिडक्ट कर दीजिए। 17 3 51, 17 चौका 68, 3/4, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है ये खत्म हुआ। कल ऐसी ही वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी, उसको भी जाके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा नहीं लगा है तो बताइएगा कि क्या कमी रही इसमें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।